मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्यार्थियों क्लास 10th का चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है बच्चों। दी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये है बच्चों चैप्टर। क्लियर बच्चों? बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है और चैप्टर बड़ा बेसिक है, लेकिन इजी बहुत है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों के चैप्टर को समझो। चैप्टर कह रहा है कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड है ना, ये बच्चों ये कहता है कि इसको ग्लोबलाइजेशन कर दो, ये कह रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है विद्यार्थियों, कि जो वर्ल्ड है ये एक ग्लोब के समान है, तो इसको इसी प्रकार जोड़ दो एक दूसरे से, जैसे हम ग्लोब को देखते हैं। ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके तहत देखो वर्ल्ड को। इसी ये तात्पर्य विद्यार्थियों, और कुछ नहीं है। ये कहता है कि ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, मान लीजिए। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सबको इंटरकनेक्ट कर दो, सबको, ये कह रहा है। ठीक है। ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले विलेज थे, है जैसे सिस्टम, विलेज है ना, आधुनिक विलेज और पहले के विलेज में बहुत फर्क है। यहां पे पहले सब कच्चे रोड थे, कच्चे रोड ये थे विद्यार्थियों, पक्के नहीं थे। ठीक है ना। रोड ही नहीं थे, सबसे बड़ी बात ये है। रोड तो कहना ही गलत है, क्योंकि रोड तो रोड होता है, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो। कच्चे रोड में ये होता है कि बच्चों कि कंक्रीट का सिस्टम नहीं होता, लेकिन ईंट इस प्रकार की जो होते सिस्टम उसको बिछा दिया जाता है। ये कंक्रीट होगा, ये तालकोर होगा, इसमें ये पक्के रोड है। तो इसको हम कहेंगे कच्चे रास्ते। कच्चे रास्ते थे पहले, ये ध्यान रखो। ठीक है। रास्ता कहेंगे एक तरह से। ठीक है, सही रूप से। तो और जो पक्के जो रोड बने, ये रास्ते बने, तब इससे ये हुआ कि आपस में जो विलेज थे इनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये अच्छी हो गई। क्लियर है। जो व्हीकल थे इनकी संख्या बढ़ गई। अब इसमें जो टेलीग्राफ, टेलीफोन, ट्रेन, बस एटसेट्रा, इनसे बढ़ने से बच्चों इनकी जो कनेक्टिविटी हो काफी अच्छी हो गई। अब जब कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो इसका जो टाइम है वो बच गया, और इसको जो गुड से सेल परचेज करने थे उसमें भी आसानी रही। क्योंकि जो पहले थे ये थी सिस्टम बार्टर, बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली। ठीक है बच्चों, बार्टर सिस्टम ये था पहले। बार्टर सिस्टम में ये है कि आपके पास मान लीजिए शुगर है और आपको व्हीट लेना है, और आपके पास राइस है और आपको मिल्क लेना है, तो बार्टर सिस्टम ये कहता है कि इसको आपस में एक्सचेंज कर लो। आपको जो करेंसी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
ये कहता है करेंसी की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम गुड्स है उसको आदान प्रदान कर लो, ये कह रहा है ये इसके तहत। अब इसके तहत इसने ये बात कही तो फिर इसकी कहाँ जरूरत थी? इसका मतलब ये उस समय में ये थे ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब दूसरी बात ये हुई कि बगैर जो बड़े बड़े सिटीज थे वो भी नहीं थे, और आदमी पास जो मनी है जो करेंसी के रूप में, पेपर के रूप में और मेटल के करेंसी के रूप में, वो भी नहीं था तो बहुत कम था। और यहां तक देखिए कि मालदीव, हाँ बच्चों, मालदीव, इसकी जो शिप थी समुद्री सेल्स, ये कहां तक पहुंच गई? ये दूसरे देशों तक पहुंच गई, क्योंकि जो इनका प्रयोग किया गया एक तरह से वो मनी के रूप में प्रयोग किया गया। तो जो समुद्री शिप है बच्चों, इसका भी प्रयोग एज ए रूपी, एज ए करेंसी हुआ है, भारत में भी हुआ है। जैसे गुप्ताज थे, गुप्त पीढ़, उसमें इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये कहते कि भी इस प्रकार इनको आदान प्रदान कर दो आप, ये कह रहे हैं। समझे बच्चों कि आपके पास मान लो कि कुछ भी, मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है, बास्केट, और दूसरे पास एक पतीला है, ठीक है। इनके पास एक ही सामान ज्यादा है, दो इसके पास है, दो इसके पास। ये कहते हैं कि इसको एक ये दे देगा और एक ही ले लेगा, ये विनिमय प्रथा है। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ये है बच्चों। तो ये कहता है जो ग्लोबलाइजेशन जो सिस्टम है उसमें कहता है कि एक तो आपस में इंटरकनेक्ट कर दो इनको। इसका मतलब ये होता है किस रूप से? इकोनॉमिक आधार पे, ठीक है ना, इकोनॉमिक आधार पे इनको एक कर दो, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे इसके फायदे देखो, इसके मतलब ग्लोबलाइजेशन, ये कहते हैं कि आपकी जो कैपिटल है, पैसा, ये भी आपकी जो गुड्स है, ये भी आपकी जो लेबर है, ये भी, इन तीनों का सही रूप से ये क्या होती है कि मार्केट ओरिएंटेड हो जाती है। इसका फ्लो बढ़ जाता है, इन चीजों का फ्लो बढ़ जाता है। क्योंकि एक जो वर्ल्ड है ना, एक गांव बन गया, इसमें क्या हो गया वर्ल्ड को, एक इसने कहा कि विलेज बन गया कि अब ये नहीं रहा कि भी अमेरिका जाना है, अमेरिका जान तो आप प्लेन पकड़िए और प्लेन से आप दूसरे दिन अमेरिका पहुंच जाओ, ठीक। जो पहले समुद्र के जो जहाज थे, समुद्री जहाज, उसमें तो बहुत टाइम लगता था इसमें। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि यूरोपियन ने समुद्री जहाज के द्वारा ही विश्व को जीता था, ये बात भी ध्यान रखिए। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस का बच्चों, हाँ 1492, इसने अमेरिका, यूएसए, ठीक है ना, यहां पहुंच गया था ये। एक बार फिर सुनो इन ब्रीफ कि जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब ये है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड मेक ए सिंगल यूनिट, और दूसरे शब्दों के इंटरकनेक्ट, ठीक है ना। सिंगल यूनिट का मतलब इंटरकनेक्ट विद ईच अदर कंट्रीज, इसका मतलब ये है। इससे आपको ये चीजें होंगी, कैपिटल फ्लो होगा आपका, गुड्स से आपकी ये आदान प्रदान, मतलब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी, लेबर है वो सस्ती होंगी। इससे आपकी जो मार्केट है ये मतलब ग्रो करेगी, तो मार्केट ओरिएंटेड हो जाएगी। आपकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रुक जाएगी, कम हो जाएगी, ये है मतलब। भारत में
इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है 24 जुलाई 1991 एट दैट टाइम पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह. Dr. Manmohan Singh ushered the globalization, liberalization and privatization in India in 1991 बच्चों. ठीक है ना. एक छोटा रूप बना दिया. किसके कारण बना? ये ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम उसके कारण बना. ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके कारण बना. आजकल जैसे मोबाइल फोन आ गए, ठीक है ना, मोबाइल फोन आ गए, उसके कारण हो गया. आजकल जो इंटरनेट है, आपको जो भी सामान पहुंचाना है डिजिटल करेंसी के द्वारा उसके द्वारा पहुंचा दीजिए, खाते में ट्रांसफर कर दीजिए आप. ये हुआ ये इस प्रकार. ठीक है विद्यार्थियों. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि वे जो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सभी को जोड़ देना जिससे वो ग्रो जल्दी हो. क्योंकि ये देखिए ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है. पहला ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन कहां पे हुआ बच्चों? किस देश ने किया सबसे पहले? एक मोटी सी बात, पुर्तगाल, इसने किया. ठीक है ना. क्योंकि कोलंबस कहां पहुंचे? अमेरिका. फिर उसके बाद वास्को डी गामा कहां पहुंचे? 1498 इंडिया. और जो दूसरे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, जो दूसरे द्वीप कॉन्टिनेंट उनमें पहुंचे. अब ये दूसरे देशों में जाना ही, महाद्वीप में जाना ही एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है. क्योंकि यहां से जैसे इंडिया से स्पाइसेस गए, यहां से सस्ते ले गए, वहां पे महंगे बेचे. तो ये हुआ शुरुआत यहां से. ठीक है. तो इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन जो शुरुआत हुई वो यहां से होती है, पुर्तगाल से. ठीक है. वास्को डी गामा थे, कोलंबस थे, जो दूसरे एक्सप्लोरर थे, उनके द्वारा की गई विद्यार्थियों. तो मुश्किल नहीं है बेटा. चैप्टर आपको बड़ा बेसिक लगे, लेकिन इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन थीम. मेन थीम इज टू इंटरकनेक्ट द इकोनॉमिक या मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इन ए सिंगल यूनिट या इंटरकनेक्ट विद ईच अदर. ठीक है ना. क्यों सिंगल यूनिट तो नहीं हो सकता, लेकिन सिंगल यूनिट मेरा कहने का तात्पर्य है कि सभी एक जगह से जुड़े. क्योंकि जैसे देखिए कि शेयर बाजार है, सेंसेक्स भारत का, या अमेरिका का सेंसेक्स है जो शेयर बाजार है, कि वहां पे जब वो डाउन होता तो यहां भी डाउन होता है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है सिस्टम. तो अब यही ग्लोबलाइजेशन है. पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था. पहले तो ये था कि बार्टर सिस्टम था कि भाई आपके पास ये सामान नहीं है आप उसको ले लीजिए, आप ये नहीं है तो उसको ले लीजिए. भाई ये था कि देयर वाज नो मार्केट सिस्टम, नो मार्केट इन द विलेज और इन द सिटीज. ठीक है ना. बड़े बड़े जो सिटीज थे उनमें थी, इससे ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं थी, करेंसी नहीं थी. तो कैसे खरीदे उसको? तो इसलिए जो गांव था वो सेल्फ डिपेंडेंस थे, आत्मनिर्भर थे. एक दूसरे के सामान जो बनाते थे कारीगर, तो उसके एक दूसरे से काम चल जाता था. ये कारण रहा विद्यार्थियों. ठीक है. तो ये ध्यान रखिए. अब बच्चों कि जो ग्लोबलाइजेशन था, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि भाई कोई ट्रेडर्स है या प्रीचर्स है या और कोई एक्सप्लोरर है, ठीक है, एटसेट्रा. ठीक है ना. ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे आदमी.
एक स्थान पे दूसरे स्थान पे गए तो अपने मकसद के चीज व्यापार के लिए गए, संदेश देने के लिए गए, अपने प्रवचन देने के लिए गए, या कोई चीज साहसिक रूप से किस चीज को खोजने के लिए गए, गए तो सही, लेकिन वहां पे ये गए तो कोई ज्यादा घुल मिल नहीं सके, व्यापारिक की गतिविधियां ज्यादा नहीं हुई, केवल जो कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चर एक्टिविटी मिक्सअप हुआ। बस ये ध्यान रखो, कल्चरल रूप से वो मिक्सअप हुआ बच्चों। जैसे यहाँ की कोई ट्रेडिशन थी, यहां से वहां चले गए, वहां की ट्रेडिशन वो सीख करके यहाँ आ गए, इस प्रकार की बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक इस प्रकार की बातें भी हुई कि भाई यहाँ पे जो बीमारियां थी वो भी फैलती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में, क्योंकि पहले जो मेडिकल जो फैसिलिटीज थी वो प्रॉपर नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, हकीम थे, देसी वैद्य थे पहले, ठीक है। उसके कारण ये हुआ कि भाई फिर जो जनता थी वो बीमार हो गई, या एनिमल्स थे वो बीमार हो गए, इस प्रकार। जैसे एक रिंडर पेस्ट थी, रिंडर पेस्ट डिजीज थी, ठीक है ना, कहाँ आई, अफ्रीका में आई है, ठीक है विद्यार्थियों, अफ्रीका में आई, 1890 के आसपास आई है। ये कैसे आई है ये सुनिए। यहां पे इटली है, इटली ने एरिटेरिया इसके ऊपर आक्रमण कर दिया अफ्रीका में। अब यहाँ पे किया तो इटली के जो सैनिक थे, यहाँ पे जो सोल्जर थे, इनके लिए एशिया से जानवर है जो उसका मांस या जानवर ले जाए जाते थे इनके खाने के लिए, इटली के सैनिकों के लिए। अब जब सैनिकों के लिए मांस आए, ये पशु आए या मांस के रूप में आया, तो फिर मांस को वहीं भी रह गया। अब उससे ये हुआ कि यहाँ पे ये जो यहाँ से जो बीमारी थी वो यहाँ पहुंच गई, इरिटेरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहुंची तो यहाँ के जो पशु थे वो बीमार हो गए, और 1892 तक 90% जो पशु थे वे मर गए, मर गए विद्यार्थियों। इट मीन्स उस समय में जो मेडिकल जो फैसिलिटी थी, जो आदमी के लिए हो जो पशुओं के लिए, वो बहुत ही कम थी, न के बराबर थी। जो देसी जो डॉक्टर थे, हकीम थे, वैद्य थे, वही काम करते थे, और दूसरा आदमी या जैसे इस प्रकार जो एक्सपर्ट जो ब्रांच है मेडिकल के आजकल, वो नहीं थी विद्यार्थियों, ठीक है। इस प्रकार जो रिंडरपेस्ट बीमारी है यहाँ पे आई बच्चों। और खास बात यह है कि जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसके आदमी एक तो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, और विद्यार्थियों एक कृषि, यही करते थे। ये आदमी सैलरी के पक्ष में नहीं थे, काम नहीं करते थे पैसे के लिए। जबकि यूरोपियन जो राष्ट्र के वो गए उपनिवेश से की ताकतें गई, उनने कोशिश की लेकिन इन्होंने नहीं किया, और बाद में जाके फिर इनको गुलाम बना लिया इन्होंने, ठीक है ना, स्लेव, इन आदमियों को स्लेव बना लिया, और स्लेव बना करके एक सिस्टम ही डेवलप कर दिया जो स्लेवरी सिस्टम था, कि फिर अफ्रीका के जो आदमी थे उनको पशुओं की तरह भर करके जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ों में भर करके यूरोप लाया गया। यूरोप से फिर भी अमेरिका है और जो दूसरे देशों में वहाँ पे भेजे जाने लगे ये आदमी। इस प्रकार का जो सिस्टम है यहाँ पे हुआ। तो पशु और ये कृषि यही थे प्रमुख काम यहाँ पे, ये हुआ। क्योंकि बच्चों ये ग्लोबलाइजेशन है, जो आपके हाथों में फ़ोन है, कि आप किसी भी टीचर को ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये सब कुछ जो माया है ये सब ग्लोबलाइजेशन की है, ठीक है ना। नहीं तो ये देखिए कि आलू, पोटैटो, स्पैगेटी, कॉर्न, टी, और मेज कॉर्न एक बात बच्चों, ठीक है ना, इस प्रकार की चिल्ली और टोमेटो, ये बहुत से देशों में नहीं थे,
ये खास बात है, और भी बहुत चीजें नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ जो एक्सप्लोरर थे या ट्रेवलर थे, उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये बच्चों गई है। ये सब कुछ होशियार काम है। जैसे हम 19th सेंचुरी में मान ले कि 19th सेंचुरी में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें विकास हुआ, क्योंकि बड़े बड़े जहाज बन गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। 19th सेंचुरी के लास्ट में ये रहा था। जो रेल थी ये भी आ गई थी, उसके साथ जो शिप थे ये और इनका साइज बिग हो गया, ठीक है ना। रोड थे ये बन गए थे अच्छी तरह, फैक्ट्रीज थी ये डेवलप हो गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस प्रकार की बातें हुई थी। अब पहले ये था कि जो बड़े जहाजों में, समुद्री जहाजों में, मान लो यहां से किसी भी पशु को लेके जाना है, पशु व्यापार करना है, किसके लिए? मीट के लिए, ओनली फॉर मीट, इसके लिए, दूध के लिए नहीं। तो जब पूरे पशु को जहाज में भर के जाएंगे तो उसमें एक जो स्पेस है वो ज्यादा लेंगे भी। अब इस समय में ये हुआ कि नहीं, उसका केवल जो मीट था ना वहीं पे काट के मीट को ले करके और बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर ये बना दिए, जहाजों में लगा दिए विद्यार्थियों। अब उसको ले जा गया। अब इससे ये हुआ कि स्पेस भी कम लगा और जो मीट था वो कई दिनों तक चल सकता था। और जो यात्रा के दौरान ये पशु बीमार होते थे जो, वो भी बच गए, जो मरते थे वो भी बच गए। इसलिए पशु जो यहाँ पे हेल्दी थे, अब इन्हीं का मीट ले जा करके वो काट के फिर ले जाया गया। तो प्रगति तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रगति नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन ये हुआ कि इसके साथ साथ जैसे रिंडर पेस्ट बीमारी बताई, उसके साथ साथ जो स्मॉल पॉक्स थी ये बीमारी है, तो ये भी फैली बच्चों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैली, अब एशिया में फैली और कहीं फैली। क्योंकि ये बीमारी जो स्पेन थे, स्पेन के जो सोल्जर थे ये लेके गए थे। अब ये आदमी इनसे तो लड़ सकते थे, मान ले हथियार है, वेपन्स हैं, इनसे लड़ सकते थे, इनको छीन सकते थे। लेकिन जो बीमारी है, जो स्मॉल पॉक्स है, इससे कैसे लड़े? इसे नहीं लड़ पाए। इसलिए अफ्रीका में, एशिया में और जो दूसरे कंट्रीज थे या कॉन्टिनेंट से, उनमें जो बीमारियां फैली वायरस की, बैक्टीरिया की, तो उसको कारण बड़ी दिक्कतें हुई। पॉपुलेशन कई बार बहुत डाउन हो जाती थी एक दशक में, इन ए डिकेड, ठीक है ना, जैसे भारत की हो गई थी बीमारी के कारण ही। 1911 से लेकर 1921 तक जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो माइनस थी बच्चों, ठीक है, वो माइनस थी। इसलिए जो बीमारी है वो काफी खतरनाक होती है। ये हुआ था। अब इसके साथ साथ ये हुआ कि विद्यार्थियों जो भारत है, भारत से भी आदमी ले जाए गए दूसरे कॉन्टिनेंट्स में या दूसरे देशों में। गिरगिटिया, गिरगिटिया ये बोलेगा, ये शब्द निकला बच्चों एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट से कौन से द्वीप में लेगा? कैरिबियन, कैरिबियन जो आइलैंड थे उनमें ले जाएगा इनको एज ए लेबरर, ठीक है। ट्रिनिदाद, टोबैको, फिजी, सूरीनाम, इस प्रकार के जो आइलैंड है वहां पे ले जाएगा। और आपने देखा होगा सूरीनाम है, जो त्रिनिदाद है, वहां पे तो हमारे जो देश के ओरिजिन है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति वो भी चुने गए, जैसे महेंद्र चौधरी थे, ठीक है, तो फिजी के थे। और इसी पर त्रिनिदाद है, वहां भी बने थे एक जैसे। वी.एस. नायपॉल, ठीक है, ये त्रिनिदाद के थे बच्चों। ये भी इनके पूर्व यहां से गए थे वहां पे मजदूरी करने, एज ए बॉन्डेज लेबर, इंडेंचर लेबर, ठीक है। हाँ, तो वहां पे ये देखिए आप कि इन्होंने मेरे ख्याल में 2001 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने, वी.एस. नायपॉल ने,
ठीक है ना। इनका जो पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, और ब्रिटेन में रहने लगे थे बाद में, फिर सर की उपाधि थी इनको, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल ये थे। और 2018 में फिर ये एक्सपायर हो गए इंग्लैंड में। 1932 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, तिरनाथ का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हुआ कल्चरल जो इंटरमिक्सिंग हुआ, या लिटरेरी हुआ, या इकोनॉमिक हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब कुछ ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण है, और किसी कारण नहीं है। जैसे ग्लोबलाइजेशन ने बताया कि बच्चों सीमाएं हैं जो देश की वो टूट जाती हैं। विश्व को एक जो ग्लोब के रूप में देखते हैं तो हम उसे ग्लोब के रूप में ही देखते हैं, एक विलेज के रूप में। एक्यूरेट तो ध्यान नहीं मेरे, लेकिन 1968 के आसपास तो एक थिंकर्स थे मैकलुहान, उन्होंने ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट दी थी। ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज का मतलब ये कि जो विश्व सारा वो एक विलेज है, बन जाएगा। उनने उस समय में कहा था 1968 के आसपास मैकलुहान ने कहा था ये बात। ठीक है ना। तो ये कैसे बना? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण बना। ये एरोप्लेन उससे बना, रेलवे उससे बना, टेलीफोन से बना, इंटरनेट से बना। इनके कारण बना कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसी टाइम मैसेज सेंड कर सकते हैं, सामान हमारा जल्दी आ सकता है। और जो रुपया है, जो किसी भी देश की क्या बोलते करेंसी है, वो कन्वर्टिबिलिटी है उनमें। हम अमेरिका का रुपया जो डॉलर है उसको यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ यहाँ के को वहाँ कर सकते हैं। इस प्रकार जो हुआ तो एक कोई दिक्कत नहीं है, सीमाएं हैं केवल, लेकिन व्यापार में, संस्कृति में इस प्रकार में दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ का जो पहनावा था तो जैसे धोती कुर्ता, नॉर्थ इंडिया बेसिकली, साउथ इंडिया लुंगी, लड़कियां महिलाएं सूट सलवार और धोती पहनती थी। लेकिन अब तो फैशन बन गया, और क्या कहोगे ड्रेस है उसमें परिवर्तन हो गया विद्यार्थियों। ये सब कुछ जो इफेक्ट है ये ग्लोबलाइजेशन का है, नेशनलाइजेशन का है और प्राइवेटाइजेशन का है। क्योंकि किसी ने सोचा था कि मोबाइल चलेगा, कि भारत में आएगा? ठीक है, अमेरिका ने नहीं सोचा हुआ। तो इस प्रकार बच्चों जो हुआ सब कुछ ग्लोबलाइजेशन उसके कारण है। तो भारतीय जो वर्कर है वो भी भेजे गए, और ये भेज करके फिर इनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। 5 साल का इनके पास एक वो बॉन्ड भरा गया, एग्रीमेंट, और 5 साल में इसके बीच में एजेंट हो गए। एजेंट्स ये थे, 5 ईयर था एग्रीमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी जब यहाँ से ले जाए गए, भारत से, इंडिया से ले जा करके ये दूसरे देश में गए, तो इनके साथ बदसलूकी हुई, इनको भूख प्यास उसका सामना करना पड़ा, और ये फॉरेस्ट है उसमें भाग गए, या काम छोड़ के वहाँ जंगलों में चले गए। ये भी हुआ। फिर एजेंट इनको पकड़ के ले आए, या जो इनके आदमी थे वो पकड़ के ले आए, फिर इनको एक तरह से बॉन्डेज लेबर ये कर दिया इनको कि उसी में रहना, फैक्ट्री में उससे बाहर नहीं जाना। यही हालत जो आसाम में थी, टी बागान में, टी बागान, ठीक है ना, टी गार्डन, उसमें भी बच्चों यही हालात थी। वहां भी आदमियों को एक बार बॉन्डेज लेबर बन गए तो फिर वहीं पे रहना है। इस प्रकार की बात वहां भी की इन्होंने। तो इस प्रकार आदमियों की जो दुर्गति हुई यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई इस समय में, 17, 18, 19 सेंचुरी और 20th का भी फर्स्ट फेज जो हाफ है उसमें बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, अब यहाँ पे इस समय में ये हुआ कि जो रिलीजियस राइट्स थे वो सब जगह थे, और ये अपराइजिंग भी थे। अगर किसी भी आदमी ने एक तरह से धर्म के खिलाफ बोल दिया, विरोध कर दिया, तो इट मीन्स ही विल बी पिनिश्ड और शी विल बी पिनिश्ड। ये था, इसलिए आदमी यहां से भाग गए, और यहां से भाग करके ये आदमी अमेरिका,
या दूसरे यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, यहां चले गए, इस प्रकार चले गए विद्यार्थियों। ठीक है, जैसे शुरू में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 करोड़ आदमी गए, और थोड़े समय के बाद वो वहीं पे उसी दोनों देशों में 15 करोड़ आदमी चले गए, बाहर से सेटल्ड हो गए वहां पे। ठीक है, एक ड्रग के कारण ये हुआ। जैसे बच्चों बताया कि भी जैसे पोटैटो है, चिल्ली है, टोमेटो है, मेज है, स्पैगेटी है, इसी प्रकार जो है ये चीजें, जैसे नूडल्स है या स्पैगेटी है, ये चाइना का सिस्टम था। पास्ता ये अरब जो देश है उनका था खान पान का। इसी प्रकार रहे कुछ न कुछ, जैसे भारत का कह के खिचड़ी है। ठीक है ना, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके माध्यम से गए? आदमी के माध्यम से गए। तो यही ग्लोबलाइजेशन बच्चों, कि एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होना। तो ग्लोबलाइजेशन तो स्पीड तो अब हुई है, ये बिल्कुल सही बात 19वीं सेंचुरी में, लेकिन ये नहीं कि नहीं था, पहले भी था ये। जैसे बताया कि भी कोड़ी है समुद्र की, जो कोड़ी है मालदीव की, जो कोड़ी है वो अफ्रीका और चाइना में मिली है। इसका मतलब ये कि व्यापारिक जो संबंध थे उस समय में इन देशों के साथ थे, इनके साथ वो संपर्क, ये बात थी। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों कि एक देश से या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में सामान गया, आदमी गए, वही भूमंडलीकरण है, वही ग्लोबलाइजेशन है। इससे ये हुआ कि भाई रेट है वो भी डाउन हुए थे। जैसे ब्रिटेन का उदाहरण मान लें हम, ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, ब्रिटेन में यह कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन सबसे पहले आई है। क्लियर विद्यार्थियों, सबसे पहले एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इसमें आई है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉर्न है ये एक्ट बनाना पड़ा ब्रिटेन को, कि भी प्रेशर में आकर के दूसरे जो आदमी थे, जो जमींदार आदमी थे, उनके प्रेशर में आकर के ब्रिटेन सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा कि भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो थे इनोवेट की जिन्होंने किया था वो पैसे वाले आदमी थे, वो पैसे वाले थे, तो उनके कारण फिर ये एक्ट बना जिसमें इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद प्राइस राइज हो गई, प्राइस राइज हो गई अप। ठीक है, अब दूसरे आज जब देखा भी रेट बढ़ गए खाद्यान्न के, सीरियल्स के या और दूसरी चीज़ों के, तो फिर सरकार को फिर झुकना पड़ा, इसको रिपील करना पड़ा, इसको कॉर्न एक्ट उसको हटाना पड़ा। ये हटाने के दौरान ये हुआ कि जो मार्केट में जो वैल्यू थी अनाज की, खाद्यान्न की, वो डाउन हो गई। उससे जो बड़े जमींदार थे उन पे झटका लगा, ये हुआ। जैसे BS नायपाल बताया कि भारत के मूल के हैं, राम नरेश सरवण है, वे देख लो, चंद्रपॉल देख लो, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट की टीम में अच्छे प्लेयर रहे हैं, वो भी भारतीय हैं। अब जैसे अमेरिका में बॉबी देओल है, कौन से जो स्टेट उससे गवर्नर है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक है, ठीक है ना, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री है वे। तो ये ही तो ग्लोबलाइजेशन है कि भाई जब भारत मूल के ऋषि सुनक, ठीक है ना, वैसे इसके ऊपर दावेदारी कई देशों की है, ये भी खास बात है। इसके ऊपर दावेदारी भारत की भी है, पाकिस्तान की भी, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है उसकी भी है, और अमेरिका की भी। अमेरिका लेकिन जबकि अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हमारा वो है, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि भाई हम अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं। ये कारण हो सकता है उसका कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना। नहीं तो जब बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका मूल निवास के, हाँ, तो इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन वहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, उन्हें जो अच्छा आदमी उनको आगे किया था, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जो ऋषि सुनक या वो भी स्वराज पोल, ठीक है, लॉर्ड स्वराज पोल राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सब कुछ ग्लोबलाइजेशन का मतलब बातें हैं, इस कारण हुआ बच्चों, ठीक है। और इस समय में एक न्यू स्लेवरी सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है ना,
क्योंकि जो भारतीय गए उनको पकड़ करके फिर एक तरह से बॉन्डेज लेबर कर दिया गया। वो भाग नहीं सकते थे, उनको भाग गए तो पकड़े गए दोबारा तो फिर उनको सजा दी जाती थी। एक कारण ये भी था। इसलिए कि नई जो ट्रेंड चला कि नहीं, उनको भागने नहीं देना, स्लेवरी सिस्टम डेवलप होगी, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से लाए गए आदमी, इस कारण हुआ बच्चों। ठीक है, अब विद्यार्थियों में एक बात फिर कर रहा हूं बेटा, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बड़ा है पेज के अनुसार, वैसे बड़ा नहीं है, पेज के अनुसार बड़ा है। मैं ये कहूंगा कि इसको समझो आप। फिर ये छोटा है कि ग्लोबलाइजेशन है कि भी भारत है जो दूसरे देश है सब एक मतलब विलेज मान लो, एक कंट्री मान लो। क्यों मान ले आप कहोगे? मैं कहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके कारण मान लो, जो इंटरनेट है इसके कारण मान लो, जो प्लेन है इसके कारण मान लो, जो दूसरी और सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, फैसिलिटीज, इन्हें कारण मान लो। मानना पड़ेगा कि कल चीज जो उसमें अमेरिका में आज वो कल भारत में आ जाएगी, कार्गो जो प्लेन उसके द्वारा। ठीक है ना? अब जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो जो नेटो कंट्रीज है वे यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, तो यो भी एक क्या कहें ग्लोबलाइजेशन है कि भी रूस का दबदबा न बन पाए, न हो पाए उसके कारण। लेकिन जो व्हीकल जो चले, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, वो सब कुछ उसका भाग ग्लोबलाइजेशन का। एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान का पहुंच जाना, इंसान का, सोल्जर का पहुंच जाना, वो सब वो है। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के मार्केट ओरिएंटेड है ये ध्यान रही बात। अब उसके बाद विद्यार्थियों ये देखिए आप, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, क्लियर बच्चों? 1914 से 1918, 1939 से 45, ये 4 साल चला लगभग, ये 6 साल चला। इसमें 90 लाख सोल्जर मारे गए, किल्ड, और लगभग 3 करोड़ के आसपास आदमी दर-बदर हो गए। इसमें कुल मिला के 6 करोड़ पीपल इफेक्ट हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में। विश्व 2 भागों में बट गया। ध्यान रखना बात, एक ही में समझा रहा हूं। सेंट्रल पावर वर्सेस अलाइड पावर। ठीक है? ये विषय क्या है? एक्सिस पावर वर्सेस अलाइड पावर, ये बात बच्चों। तो जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, ये सेंट्रल पावर कही गई उस समय की। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में एक्सिस पावर कही गई, जर्मनी, इटली, जापान। इसलिए एक्सिस पावर दोनों महायुद्धों में नहीं है, ये एक उसमें है, वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर फर्स्ट में, दूसरे में उसका नाम एक्सिस पावर है। ठीक है? तो ये हुआ। ये जो टोटली जो वार थे, ये कहा गया कि साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी ने उसके ऊपर वार थे, उसके कारण थे। क्योंकि इस समय में जो शिप थे वो भी बनाए गए, जो सबमरीन थी वो भी बनी बच्चों, इसके साथ जो प्लेन थे, हवाई जहाज थे वो भी बने, जो फाइटर प्लेन थे वो भी बने, जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत बड़ी इस समय में, ये ध्यान रखिए। और एक देश की नहीं, यूरोप की नहीं, या अमेरिका की नहीं, सभी देशों की, सभी देश, ऑल कंट्रीज। ठीक है ना? इंडस्ट्री बड़ी थी, उसका कारण क्या रहा? ये 2 फ्रंट मान लीजिए, ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट, ये फाइट हो रही है। ठीक है ना? समुद्र में भी हो रही है, एशिया और यूरोप में। अब जहाज यहां से यहां, यहां से यहां नहीं जा सके,
इसलिए इन मित्र राष्ट्रों की भी एक्सिस पावर की, अलाइड पावर की मजबूरी हो गई कि उसी देश में इंडस्ट्री लगा दें, जैसे भारत में भी हुआ था। जिस समय भारत में वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार के दौरान में भारत में इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध के लिए जो सामान चाहिए था, लड़ाई के लिए सामान, वो अमेरिका में उससे, यूरोप से ना आकर के, ब्रिटेन से ना आकर के यहीं बना था। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जो ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल की वो ज़्यादा थी। इसलिए यहाँ पे ओवर टाइम भी दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर बेरोजगारी फैल गई, ये हुआ था। तो पहले उसमें वर्ल्ड वार में जो अलाइड पावर आई, हाँ, तो इसमें अमेरिका भी था, यूएसए 17 में आया था बच्चों, लास्ट में, बाद में आया था, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद घटनाक्रम ये हुआ कि इंग्लैंड, जिसके पहले एक सुपर पावर था, ये युद्ध जीत तो गए, लेकिन इसको कर्जा लेना पड़ा, किससे? अमेरिका से। अब इंग्लैंड पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, मॉनेटरी रूप से भी और मिलिट्री रूप से भी, दोनों तरह से डाउन हो गया। अब अमेरिका आगे बढ़ा, उसके बाद फिर रूस था, वो आगे बढ़ा। इसलिए यहां पे इसकी पावर खत्म। जो स्टर्लिंग, जो पाउंड था, वो डाउन हो गया। अब जो अमेरिकन डॉलर था, अब ये एक इंटरनेशनल करेंसी बनी। अब ये इंटरनेशनल करेंसी बनी तो इसने दूसरों को भी दिया लोन। इसने नियर अबाउट 1 अरब डॉलर लोन दिया, जो बाद में जाकर के 25% रह गया, इतना रह गया। अब इससे क्या हुआ? अब शुरू में तो ये संभाला अमेरिका ने कर्जे के कारण, लेकिन बाद में जाकर के फिर खुद अमेरिका इस चक्कर में फंस गया। इस जो कुचक्कर था, बीसीएस जो सर्कल था, उसे फंस गया। उसके जो बैंक थे, समझना बच्चों, बैंक थे, किसने दिया? कर्जा बैंकों ने दिया। बैंक ने जब कर्जा दिया, इस आदमी को मान लो, इंग्लैंड को मान लो, ये यूएस से मान लो, इसने कर्जा इंग्लैंड को दिया। इंग्लैंड को वापस कर्जा चुकाना था, लेकिन ये नहीं, ये फेल हो गया, नहीं चुका पाया टाइमली। अब नहीं चुका पाया तो इसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए बैंक रैप्ट हो गई, दिवालिया हो गई। और जब दिवालिया हुए तो जो यहाँ की जो वॉल स्ट्रीट है, जो यहाँ का शेयर बाजार है, उसमें ये देखा गया कि भाई बिकवाली है जो यहाँ पे वो ज़्यादा हो गई। आदमी को ये लगा कि भाई नहीं, ये बैंक रैप्ट, बैंक एक के बाद एक, एक के बाद एक होते गए। इस प्रकार नियर अबाउट 4000 बैंक रैप्ट हो गई। और बैंक रैप्ट हो गए तो यहाँ से जो इनका जो बाजार था, शेयर बाजार, यहाँ से आदमियों ने अपना पैसा निकाल लिया। पैसा निकालते फिर धड़ाम 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 सारे जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। और अमेरिका से शुरुआत हुई है, कब हुई? 1929 में। कब तक रही? 32 तक रही, यहाँ तक रही बच्चों, ठीक है ना। 1929 से लेके 32 तक इस प्रकार रही। तो अमेरिका की हालत खस्ता हो गई, दूसरे देश तो अपने आप ही डाउन हो गए। ये हुआ था क्योंकि अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ये खत्म हो गया। जो इंडस्ट्री फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगी थी या सेकंड वर्ल्ड वार में लगी, कोई से मान लीजिए, दोनों में लगी थी, अब वो रोजगार के साधन खत्म हो गए तो आदमियों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। आदमी परचेजिंग पावर खत्म हुई तो कंजम्पशन खत्म हो गई। कंजम्पशन खत्म हुई तो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ थी वो रुक गई। जो पहले माल वहाँ जाता था वार जोन में, अब वहाँ बंद हो गया। इसलिए सब कुछ तहस नहस हो गया। अमेरिका से शुरू हुई थी और फिर सारे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले लिया। और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, ये ध्यान रखना बात, ठीक बच्चों। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन भारत में ये रहा कि भारत में उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत उस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाज नॉट एट दैट टाइम टोटली, मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वो नहीं घटना घटी थी यहाँ पे, ये था। हाँ, यहाँ पे जो साहूकार, जो जमींदार थे,
उन पे। फिर दूसरी बात ये कि जमीन के ऊपर आधारित थी अर्थव्यवस्था यहाँ की, मूल रूप से जमीन पे। उद्योग लगे दोनों वर्ल्ड वार में, ये एक अलग बात, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट था इसका, लेकिन उतना धक्का नहीं लगा भारत को जितना हुआ। लेकिन ये भी है कि इस समय में जो ये सामान सप्लाई करता था, अब ये इंपोर्ट करने लगा सामान, बना हुआ सामान, ठीक है ना, तैयार फिनिश्ड गुड्स, ये लेने लग गया। इसके बदले में गोल्ड देने लग गया। अब गोल्ड दी भारत ने, एक्सपोर्ट किया सामान के बदले में, तो उससे ये हुआ कि विश्व के जो अर्थव्यवस्था है उसको कुछ स्थिरता मिली, कुछ सपोर्ट मिली, उससे ये हुआ। तो इस प्रकार हम कहें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसने विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको सपोर्ट किया था आफ्टर जो क्या बोले इकोनॉमिक जो डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन, उसमें 1929 से लेके 32 तक इसने क्या योगदान, ये हुआ था इस समय में। और इसके साथ साथ जो भारत के जो आदमी थे, जैसे शराब थे, ठीक है, चेतियार थे, सिंधी थे, सिंधी, तो इन्होंने तो अपने एम्पोरियम खोल दिए थे बंदरगाहों पर विदेशों में। इन्होंने भी अपनी दुकानें, व्यापार, जो ट्रेडिंग सिस्टम था बड़ा मजबूत कर दिया, साउथ इंडिया के थी विश्व में। तो इस प्रकार बच्चों इन्होंने भी एक तरह से प्रोग्रेस कही, या हम ये कहें कि भाई ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा थे जो एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट को और लेबर को, ये भी उनका हिस्सा थे, ये रहा था उस समय में, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार घटता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर, अलाइड पावर। एक्सिस जो पावर थी ये थी जर्मनी, इटली और जापान, ये थी। उसके बाद जो देश बचे अलाइड पावर में वो अलग थे, जिसमें अमेरिका था, रूस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सारे जो ग्रेट पावर्स थे वे और उसके साथ हुए थे, ठीक है, ये देश थे उसमें। अब ये देश हुए तो ये हार गए, एक्सिस पावर वाले हार गए। लेकिन ये हुआ कि यहां से अर्थव्यवस्था एक तरह से नए दौर में घुसती है, प्रवेश करती है। तो इसमें रूस इसकी बड़ी क्या कहीं भागीदार रही जर्मनी को हराने में। इसकी रेड आर्मी थी, रेड आर्मी, ठीक है बच्चों, ये थे। और इस समय के जो नेता थे वो थे स्टालिन, रूस के स्टालिन नेता थे, ठीक है। अब यहां पे ब्रेटन वुड अमेरिका शहर है, 1944 जुलाई, इसमें एक मीटिंग हुई इन देशों की, नियर अबाउट मेरे ख्याल में 44 कंट्रीज थी बच्चों, 44 कंट्रीज थे, 760 ने डेलीगेट्स थे। इनने ये भागीदारी की, एक सम्मेलन बुलाया कि भाई अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। तो इन्होंने ये किया कि कुल मिला के कि अर्थव्यवस्था को एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, जो भी ताकतवर राष्ट्र वो करेंगे। और इसमें अमेरिका की सबसे अहम भूमिका रही इसमें करने में। यूरोपियन जो राष्ट्र थे उनके लिए भी, और इवन जो जापान था या हारे राष्ट्र थे उनको भी इसने लोन दिए थे अर्थव्यवस्था उठाने के लिए। लेकिन इसको ये कामयाब रहा। इसी के बाद फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये आए बच्चों, ठीक है ना, दो चीजें आई इसी के बाद, इसी का परिणाम हो। लेकिन ये डेवलप्ड जो कंट्री थे उनके लिए तो हो गया, लेकिन 1950s के बाद जो 50s था इसका, ये मतलब 20वीं शताब्दी का, इसके बाद एक आंदोलन फिर चलता है। कहाँ पे? अफ्रीका और बच्चों एशिया कॉन्टिनेंट में। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। जो देश न्यूली फ्री हुए थे यूरोपियन राष्ट्रों से, अब उनके लिए इसमें प्रावधान नहीं था।
क्योंकि यहाँ की समस्याएं अलग थी, जो पावरफुल राष्ट्र थे वहाँ की समस्याएं अलग थी। यहाँ की जो समस्याएं थी वो बेसिक समस्याएं थी, बेसिक प्रॉब्लम थी यहाँ की, तो कि एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर है, सैनिटेशन है, रोड है, ये समस्याएं थी। अब इनकी जो समस्याएं थी, इनकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज थी, वो अलग चीज थी। इस प्रकार यहाँ की जो ब्रेटन वुड था, फिर ये फेल हो गया 1960 के बाद ये फेलियर हो गया एक तरह से। और फिर इसके लिए एक नए राष्ट्र आए थे, उनके लिए एक नई तरह से शिक्षा वो लागू की गई कि भी इनका भी विकास हो। अब इसका विकास तब हो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आए इन देशों में, ठीक है ना। इन देशों में अच्छी एजुकेशन, शिक्षा आए इन देशों में, ठीक है ना, तब हो। इसलिए जो आज का जो दौर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो सही रूप से 1990 के बाद शुरू हुआ, भारत में जो कंप्यूटर एजुकेशन लाए, वो राजीव गांधी की देन, बहुत बड़ी देन है उनकी। डिजिटल इंडिया जो शुरुआत चली हुई अब, वो सबसे जो फर्स्ट पर्सन थे तो ही वाज मिस्टर राजीव गांधी। 1984 से 89 तक बने थे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये रहा बच्चों इस प्रकार। तो इसमें ये देखिए कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कुल मिला के कि भी एक दूसरे देश में आवाजाही अच्छी तरह होना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसका एक्सचेंज होना, जो कल्चरल जो एक्टिविटी उसका आदान प्रदान होना, जो कल्चरल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज उसका आदान प्रदान होना, वो भी होता बच्चों। जैसे देखिए, जैसे भारत है, भारत कब आजाद हुआ? 1947 हुआ, लेकिन भारत में प्रेसिडेंट भी है और भारत में प्राइम मिनिस्टर भी है, और भारत में ये हेड एक नॉमिनल हेड है और ये रियल हेड है, और भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसको कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से ये लिया है, जो ब्रिटेन से लिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वही तो है ग्लोबलाइजेशन, कि एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद हम सीखते हैं, जो भी अच्छी बातें वो हम सीखते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आएंगी देश में, जाएंगी देश से बाहर। जो मैन पावर है वो भी आ सकती है और जा भी सकती है, जो कल्चरल है, पॉलिटिकल है, वो भी आ सकती है, जा सकती है। जैसे रिलीजियस है एक्टिविटीज वो होती, यहाँ भी होती है, और हिंदू या मुस्लिम एक्टिविटीज वो बाहर के देशों में भी होती, विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, तो हम देखते कि ब्रेटन वुड था, जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर जो स्टेट था जिन्हें, उस पे एक ब्रेटन वुड नाम का स्थान है, वहां पे हुई थी मीटिंग ये, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें टोटली जो अर्थव्यवस्थाएं थी देश की, विश्व की, कोलैप्स हो गई थी, बहुत सारे आदमी मारे गए थे। उसके बाद ये हुआ था कि एशिया और अफ्रीका दोनों के दोनों आज़ादी की तरफ भी बढ़े थे, ये हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि भाई जो बहुराष्ट्रीय का मतलब ये है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, ये ग्लोबलाइजेशन बच्चों। वो हम किसी प्रकार हो सकते हैं, हम पॉलिटिकल रूप से हो सकते हैं, और बच्चों सोशली हो सकते हैं, और हम रिलीजियसली और इकोनॉमिकली, ठीक है विद्यार्थियों, ये हो सकते हैं। और भी जो मतलब बच गए वो भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण बताया मैंने कि भी जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है भारत का, वो रियल हेड है, लेकिन प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड, ठीक है ना। तो ये हमने बाहर से ली ही चीजें, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम उससे लिया है। जो भारत के अंदर क्रिश्चियन है, ये कहां से आए? ये भी तो ऐसे ही आए हैं। ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है कि जब एक स्थान से आदमी, ये मान लीजिए बच्चों ये है, इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए कंट्री, ये कॉन्टिनेंट है, यहां से यहां और यहां से यहां, फिर यहां से यहां,
इस प्रकार जो चीजों का आदान प्रदान हुआ ना, ये सब कुछ दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी हो सकता है, इसमें सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली वो भी हो सकता है। जैसे ब्रेटन वुड के बाद वर्ल्ड बैंक और IMF ये बने थे कि भाई जो मित्र राष्ट्र हैं और जो दूसरे हारे राष्ट्र, अलाइड पावर या सेक्सिस पावर, उनको ऊपर उठाने के लिए बने थे। ठीक है, तो ये है बच्चों इस प्रकार ये ग्लोबलाइजेशन है। जैसे प्राचीन समय में बताया विद्यार्थियों कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आदमी ट्रेवलर जाते थे, हर्मिट्स जाते थे, सेंट जाते थे, प्रीचर्स जाते थे, XYZ कोई भी जाता था, तो अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोड़ आते थे या ले आते थे, दोनों बातें थी। अब जैसे सिल्क रूट है, सिल्क रूट ये कब था बच्चों? ये कनिष्क के टाइम में था, इसके टाइम में था, और यहां से लेकर के फिर इसने 1400 वर्षों तक चला ही रास्ता। अब जो सिल्क रूट है इसका मतलब यह है कि चाइना से चला, चाइना में सिल्क होती, सबसे पहले चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री हु इन्वेंटेड हाउ टू प्रोड्यूस सिल्क। ठीक है ना, और भी उसके बहुत से मतलब है उसके खाते में है, जैसे बारूद है, ठीक है ना, जैसे पेपर है, वो उसने इन्वेंट किए थे विद्यार्थियों। ठीक है, अब ये यहां से चला और यहां से चल करके ये जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू कश्मीर के अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से इराक और ईरान यहां चला गया, और उसके बाद फिर तुर्की यहां चला गया बच्चों, और तुर्की से फिर ये यूरोप चला गया, ये था। ठीक है, अब ये हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिल्क रूट है इसका मतलब केवल यहां पे सिल्क का व्यापार होता था इस रास्ते से, लेकिन सिल्क का व्यापार का मतलब, सिल्क रूट का मतलब ये कि बच्चों के सिल्क वाज ए प्रीशियस आर्टिकल उस समय में भी, आज भी, और पहली बार सिल्क हुए थे उत्पादन। तो इसके साथ जो यहाँ पे स्पाइसेस थे ये भी, जो स्टोन थे प्रेशियस स्टोन वो भी, और जो पोर्सलिन ये भी, और एटसेट्रा, और जो भी कुछ बहुमूल्य सामान था सबका व्यापार इस रास्ते से होता था। तो ये भी विद्यार्थियों एक तरह से ग्लोबलाइजेशन था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार सामान गया और वहां से सामान वापस आया। क्योंकि इस समय में जो था वो मूल रूप से क्या था, गोल्ड और सिल्वर इसकी थी, और इसके साथ साथ बार्टर सिस्टम बच्चों, सामान के बदले में सामान, ये सिस्टम था। ठीक है, अब ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैंने बताया बच्चों कि पहले पुर्तगीज थे, ये थे कोलंबस, 1492 अमेरिका was discovered by him। ठीक है ना, देन 1498 इंडिया was discovered by वास्को डी गामा। यहां से मसाले ले गए, स्पाइसेस, उसके बदले में गोल्ड सिल्वर वो दे गए, क्योंकि उस समय में करेंसी नहीं थी, और करेंसी थी मेटल की तो कन्वर्टिबिलिटी नहीं थी, ये खास बात। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों की ये नहीं कि भाई ग्लोबलाइजेशन को अभी था, ये पहले भी था, लेकिन इसका एक जो बेस था वो बहुत छोटा था। ये केवल राजा महाराजा थे उनके लिए सामान, या व्यापारी जो ट्रेडिंग क्लास थी उसकी थी। जैसे भारत के संदर्भ में करें हम जिक्र, तो भारत के संदर्भ में ये कहें कि भाई भारत में जो कैरिबियन द्वीप है उस पे गए आदमी, कैरिबियन आइलैंड यहाँ पे गए, यहाँ पे जाकर काम किया, जैसे VS न्यायपाल बताया मैंने। ठीक है ना, और जो वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे चंद्रपॉल और सरवण वे थे। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि जो प्रथम और से इसके भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, प्रथम और सेकंड वर्ल्ड वार,
सेकेंड वर्ल्ड वार, ये इनके बाद। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो साहूकार थे, जमींदार, उनके ऊपर प्रभाव कम पड़ा, क्योंकि टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ये था विद्यार्थियों, ठीक है ना। क्योंकि जो काम धंधे थे, जो इंडस्ट्री लगी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसके बाद जब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई तो दे वर क्लोज डाउन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट और द ओनर, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं रही, आदमी परचेज करने वाले नहीं रहे, ये रहा था। ब्रेटन वुड के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अब वर्ल्ड बैंक और IMF ये बने। इन्होंने जो दोनों ने बनते ही, और बच्चों वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन्होंने बनते ही ये किया कि भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी ये किया था, कि उनको कर्जे दे दिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हेनरी फोर्ड बच्चों अमेरिका में, इन्होंने 1903 में फोर्ड कंपनी स्थापना की थी, ठीक है, जो कार बनाती हुई गाड़ियां, पहले ट्रक भी बने इनसे। हाँ, तो यहाँ जाके 1920 के जो दशक में इन्होंने ये कर दिया कि प्रोडक्शन को तेज करने के लिए कन्वेयर, ठीक है ना, इसकी जो स्पीड थी, इसकी बढ़ा दी। दूसरे उसको सिस्टम को देखते हुए, न्यूयॉर्क को या शिकागो को, उसको बढ़ा दिया, ताकि मजदूर जल्दी काम करे। मजदूर को जो आर्टिकल्स उठाने थे उसमें टाइम नहीं मिले, वो थक गया बेचारा। अब इसने उसकी सैलरी बढ़ा दी। उन्हें काम तो किया, लेकिन उस लगन से नहीं किया, केवल पैसे की लगन से किया, एक सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। अब ये जाकर के यहां तक हो गया कि पहले 20 लाख गाड़ियां तैयार करता था, और 1930 के आसपास इसने 50 लाख गाड़ियां एक साल में वो तैयार करनी शुरू कर दी, ठीक है। उसके बावजूद भी विश्व के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया, वो अमेरिका में आया बच्चों। एक तो उसका शेयर मार्केट, और एक उसके बैंक्स, ये डूब गए, ठीक है, ये डूब गए विद्यार्थियों। अब ये देख लीजिए कि जो बैंक डूबे, ये मान लो ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, इसने इसको कर्जा दे दिया, इसको लोन चुकाना है, इसने यहाँ पे EMI इंस्टॉलमेंट ये भरनी है। जब यहाँ पे ये कर्जा जो लोन था इसकी जो परचेजिंग पावर, या इसकी हम कहें कि सैलरी या इसकी इनकम, वो अच्छी है ही नहीं, तो फ्रॉम हियर ही विल कलेक्ट मनी और सी टू रीपे द डेट, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए जब बैंकों में पैसा नहीं आया, वापस रिटर्न नहीं आया, तो फिर बैंकक्रप्ट होना शुरू हो गए। अब यहां से जो पैसा लगा था, वहां से आदमी ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, इसलिए 1929 से लेकर 32 तक ग्रेट डिप्रेशन रहा। अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित रहा इस बात का, ये हुआ। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ब्रेटन वुड जो योजना बनी, उसके बावजूद भी वो बातें नहीं हुई, क्योंकि जो ब्रेटन वुड योजना थी, सारी की सारी विद्यार्थियों किसके लिए थी? जो एडवांस कंट्री थे उनके लिए थी। जो ब्रेटन वुड योजना थी किसके लिए थी बच्चों? जो बड़े डेवलप्ड कंट्री थे उनके लिए थी, जिन्हें वर्ल्ड वार में भाग लिया था।
कंट्रीज। अब 1950s के बाद या इस दशक में 1941 उसके बाद एशिया और अफ्रीका ये देश स्वतंत्र हुए। अब इन पे ये योजना काम नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ की बेसिक जो फैसिलिटीज थी वो नहीं थी। यहाँ की जो बेसिक जो एम्यूनिटीज थी उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी। यहाँ पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे पोर्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन की सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे रोड जो ट्रांसपोर्ट बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे बारूद की जरूरत नहीं थी इनमें, इसमें आर्टरी नहीं बनाना थी, इसलिए विश्व युद्ध नहीं लड़ना था, इसलिए कामयाब नहीं हुई। इसलिए ब्रेटन वुड जो प्लान थी, थर्ड जो वर्ल्ड के कंट्री थे उसमें फेल हो गई। ये भी हुआ। अब फेल हुई तो उसके बाद ये हुआ कि विद्यार्थियों कि भाई जो देश आजाद हुए उन्होंने अपने अलग से एक तरह से समूह बनाए। फिर जैसे किसी में 77-70 मेंबर है, जी का मतलब ग्रुप बच्चों, किसी में 20 मेंबर है, किसी में 5 है, किसी में 7, इस प्रकार के ग्रुप बने टू कोऑपरेट ईच अदर। ठीक है ना, उसका तात्पर्य था बच्चों, ये बात हुई इसमें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो योगदान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा योगदान है ग्लोबलाइजेशन में। हम इंटरनेट के माध्यम से वी कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द अर्थ या एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये कर सकते हैं। हमने कोई पिक्चर भेजनी है, कोई फोटो भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है, विद इन सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। ठीक है ना, हम भेज सकते हैं। तो ये बात है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया या फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था वो टोटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। उसमें हथियार बनाए गए, उसमें बख्तरबंद गाड़ी, आर्मर्ड जो गाड़ियां थी वो बनाई गई, उसमें प्लेन्स बनाए गए, शिप बनाए गए, फाइटर जेट प्लेन थे वो बनाए गए। ठीक है ना, उसके कारण ये हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, और ग्रेट डिप्रेशन के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वार है उसके बाद जो घटनाएं क्रम हुई, एक तो यूएसए और एक रशिया, दो देश प्रमुख रूप से था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही उभर गया था, ये मूल रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उभरा। नॉट बीइंग ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट थी, आफ्टर दैट इट डेवलप्ड और अमेरिका के बराबर में आके खड़ा हो गया। जैसे हम आज देखते हैं कि यूक्रेन के साथ जो इसका युद्ध है उसमें सभी तो लगे हुए, 30 कंट्रीज लगे हुए बच्चों नेटो के, लेकिन उसके बाद हारने का नाम नहीं ले रहा। ये बात भी है। तो जो हथियार जो मित्र राष्ट्रों ने भेजे, नेटो ने भेजे यहां पे, ये भी तो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन है। जो युद्ध हम देख रहे कि भाई उसने मिसाइल मार दी, उसने बम मार दिया, उसने ये कर दिया, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये रहा विद्यार्थियों। लेकिन इसके बाद ये होता, जो अमेरिका की जो मोनोपोली थी जो डॉलर की, ये 90, 60 और 70, इसके बाद इसकी डाउन हो गई विद्यार्थियों। इसके बाद इसकी जो पोजीशन थी वो नहीं रही, जो डॉलर की पहले थी हैसियत थी वो अब डाउन हो गई। अब डाउन हो गई तो इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेट थे जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये देश आ गए। तीसरी दुनिया देश जिसको डेवलपिंग भी कंट्री कहते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। चाइना तो डेवलपिंग नहीं रहा, अब ये तो डेवलप्ड की श्रेणी में आ गया। ठीक है, ये बोथ आर स्ट्रगलिंग टू बी डेवलप्ड। ठीक है, तो ये हुआ विद्यार्थियों। अब इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बड़ी थी, जीडीपी इनकी आज के दिन में तो वास्तव में बड़ी है। जैसे अमेरिका की मान लीजिए कि 25 और 30 के बीच ट्रिलियन के बीच में ट्रिलियन डॉलर, तो चाइना की नियर अबाउट 22 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है ना, इसलिए डेवलप की श्रेणी में है।
इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्लेन मान लो और कुछ मून पे मिशन मान लो या कुछ ही मान लीजिए, तो ये उस श्रेणी में है। हम देखते हैं कि सारी जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, जितने भी वे छोटे प्लास्टिक के टॉय हैं, सब मेड इन चाइना है। क्योंकि इसका कारण फिर वही आ गया, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ये सस्ता है, यहाँ की जो लेबर है ये सस्ती है, यहाँ का जो लाइसेंस प्रथा है वो इजी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस कारण ये है कि भाई यहाँ पे इसलिए विश्व के जो दूसरे इंडस्ट्रीज आदमी हैं, दे सेटअप देयर कंपनीज हियर इन दिस कंट्री फॉर दिस रीजन। ये रहा। इसलिए विद्यार्थियों, जो फर्स्ट मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि भी दुनिया को एक बना दो, किसी भी रूप में, इकोनॉमिक आधार पे, पॉलिटिकल आधार पे, रिलीजियस आधार पे, आपस में इनकी ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, तो इससे तात्पर्य विद्यार्थियों ये है कि हम कि जो दुनिया है उसको एक सूत्र में बांध सकते हैं। जैसे WTO है, पहले गेट था GATT, अब WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि किस प्रकार व्यापार करना है, एक दूसरे देश से सामान लेना है, ले जाना है, ये बात वो बात नहीं। तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के तो अधीन सारे राष्ट्र रहे मोस्टली, चाहे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, एशिया के देश बहुत से, अफ्रीका के बहुत से देश। ये कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य कभी सूर्यास्त नहीं होता। उसका कारण ये था, उसका साम्राज्य कहीं न कहीं कॉन्टिनेंट में था जहां पे सूर्य निकला हुआ था। ठीक है, ये इसलिए इसका जो बजट है कभी भी डेफिसिट में नहीं गया, हमेशा सरप्लस रहता था। इसका कारण ये बात, क्योंकि मान लो ए से ही कुछ डेफिसिट में हो गया तो बी से कब पूर्ति कर लेगा, ये बात भी थी। जबकि भारत को या और दूसरे देशों को बहुत लूटा उसने। जैसे भारत के संदर्भ में मान लीजिए होम चार्जेज, ये देख लीजिए बच्चों। होम चार्जेज से मतलब ये था बच्चों कि जितने भी इंग्लिश अधिकारी थे उनकी सैलरी वो होम चार्जेज में थे, जो उनके मेंटेनेंस, ठीक है, वो होम चार्जेज में थे, उनकी पेंशन यहाँ से चले गए फिर भी वो होम चार्जेज में थे, और जो होम टैक्स है कई प्रकार के वो भी होम चार्जेज में थे। तो इस प्रकार इन देशों ने बहुतों ने लूटा मिलके। जैसे मूल रूप से ब्रिटेन, शुरू में स्पेन था, पुर्तगाल था, हॉलैंड था, फिर ब्रिटेन आ गया, फिर फ्रांस आ गए, फिर अमेरिका, इटली, जापान और जर्मनी, ये बाद में शामिल हुए दौड़ में, कॉलोनिज्म की में। ठीक है, तो ये रहा बच्चों मेकिंग ऑफ ए ग्लोब विलेज का मतलब ये है कि भाई शुरुआत होती है जो, उसके बाद फिर आकर के हम यहाँ रुकते हैं कि भाई आधुनिक फेज, बिल्कुल 20वीं सेंचुरी का लास्ट। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये है कि भाई न्यू कॉलोनिज्म, कि जैसे डॉलर है उसका दबदबा है, जितने भी गरीब राष्ट्र है वो अमीरों की तरफ देखते हैं, हमारे यहाँ पे यूनिट लगाएंगे, और जो कन्वर्टिबिलिटी है इंटरनेशनल रुपीज की जो मान्यता है वो डॉलर है। लेकिन अभी जो रूबल है रूस का, उसने कहा भी रूबल में दो पैसा, अगर हम आपको तेल चाहिए तो। जैसे भारत ने रुपए में दे दिया, लेकिन उसने फिर कहा कि ना रूबल में दो। बहुत से देशों के साथ उसने रूबल में अपना ट्रेड किया है, इसको हटा करके। तो इस प्रकार बच्चों ग्लोबल का मतलब ये है कि भी एक दूसरे देश जो मार्केट है उसको, मार्केट जो सिस्टम है इकोनॉमी का, उसको मार्केट ओरिएंटेड बनाना और एक दूसरे को इंटरलिंक करना, कुल मिला के। ठीक है विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं कि भाई समझ में आया। क्यों चैप्टर बड़ा था बच्चों, लेकिन बेसिक बात आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर मुश्किल नहीं है। आपको ग्लोबलाइजेशन समझना है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब भाई एक दूसरे पर आधारित होना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, आर्थिक रूप से जुड़ना, राजनीतिक रूप से जुड़ना, धार्मिक रूप से जुड़ना, इस प्रकार की बात है।
जबकि सही रूप से तो ये कि भाई वो तो पॉइंट अलग है, लेकिन पॉलिटिकली, इकोनॉमी, सोशली भी जुड़े हम। जैसे यहाँ पे जो पहले लड़कियां हैं या महिलाएं हैं या आदमी हैं, आदमी धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाएं सूट सलवार और धोती पहनती थी, लेकिन अब स्कर्ट पे आ गई या और दूसरे जो वस्त्र हैं उन पे आ गए। तो ये सोशल प्रभाव है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बेसिकली पहले लड़के जो बहुएं थी वो पर्दा करती थी, अब नहीं है। तो बहुत फायदे भी हैं, क्योंकि महिला को ही बांध के क्यों रखे। आदमी ने कभी मतलब कभी भी नहीं किया पर्दा कि भी मैं उस बहू की तरफ नहीं देखूंगा। बहुएं क्यों करे कि भी आदमी की तरफ मैं नहीं देखूं, आदमी मेरी तरफ नहीं देखे। तो समाज में बेटा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बेड़ियां तोड़ी उसकी, जो ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी उसकी, वो तोड़ी ग्लोबलाइजेशन ने, वो तोड़ी प्राइवेटाइजेशन ने, वो तोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, नॉट एजुकेटेड, ठीक है ना, नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी। घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो 12, 13, 10, 12 साल 14 की हुई, शादी कर दी, देश का बेड़ा गर्क लड़कियों के साथ साथ, क्योंकि वो भी तो 50% पार्ट है पॉपुलेशन का, ठीक है ना। इसलिए शिक्षा जरूरी है। ये चीज कोई भी इंसान हुआ, पढ़ा लिखा आदमी, सभी ने कहा है कि भी नहीं, एजुकेशन यही सबसे बड़ा हथियार है, जो पुरातन है, जो ट्रेडिशन, जो सुपरस्टिशंस है, उनको तोड़ने का। इसलिए बेटा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसमें ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे से हम सीखते हैं, ट्रेडिशन से, मोर से, नॉर्म से, एथिक्स से, वो सीखते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, कुछ बहुत अच्छी बात है, उनको भारत की संस्कृति सबसे अच्छी, उसको पकड़े रहो, नहीं, कुछ गलत है तो उसको छोड़ दो। जैसे पर्दा प्रथा है, जैसे जाति प्रथा है, जैसे बाल विवाह है, जैसे कन्यावत था, ठीक है ना, तो उनको छोड़ दो। जो नई चीजें हैं उनको अपनाओ जीवन में, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों सभी का धन्यवाद। और मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले उसको समझो।